नमस्ते आदाब, आप सभी का हमारे चैनल न्यूज बीट्स में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए उस्मानी साम्राज्य का इतिहास लेके आए हैं। आइए सुनते हैं उस्मानी साम्राज्य के बारे में। उस्मानी सल्तनत 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क राज्य था। मोहम्मद द्वितीय द्वारा 1453 में कुस्तुनतुनिया जीतने के बाद यह एक साम्राज्य में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध में 1919 में पराजित होने पर इसका विभाजन करके इस पर अधिकार कर लिया गया था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के बाद 29 अक्टूबर सन 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना पर इसे समाप्त माना जाता है। उस्मानी साम्राज्य 16वीं से 17वीं शताब्दी में अपने चरम शक्ति पर था। अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष के समय यह एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका के हिस्सों में फैला हुआ था। यह साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी सभ्यता के लिए विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सेतु की तरह था। एशिया माइनर में सन 1300 तक सेल्जुकों का पतन हो गया था। पश्चिम अनातोलिया में अर्तुगरुल एक तुर्क प्रधान था। एक समय की बात है जब वो एशिया माइनर की तरफ कूच कर रहा था तो उसने अपने 400 घुड़सवारों की सेना को भाग्य की कसौटी पर आजमाया। उसने हारते हुए पक्ष का साथ दिया और युद्ध जीत लिया। उन्होंने जिनका साथ दिया वे सेल्जुक थे। सेल्जुक प्रधान ने अर्तुगरुल को उपहार स्वरूप एक छोटा सा प्रदेश दिया। अर्तुगरुल के पुत्र उस्मान ने 1281 में अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रधान का पद हासिल किया। उसने 1299 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यहीं से उस्मानी साम्राज्य की स्थापना हुई और यहीं से उस्मानी साम्राज्य का उदय हुआ। मुराद द्वितीय के बेटे मोहम्मद द्वितीय ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। मोहम्मद ने रूढ़िवादी चर्च की स्वायत्तता बनाए रखी। बदले में चर्च ने उस्मानी प्रभुता स्वीकार कर ली। रूढ़िवादी ईसाइयों ने विनेशिया के शासन के बजाय उस्मानी शासन को ज्यादा पसंद किया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में उस्मानी साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसी दौरान कई प्रभावी सुल्तानों के शासन में साम्राज्य खूब फला फूला। सुल्तान सलीम प्रथम ने पूर्वी और दक्षिणी मोर्चों पर चंद्रान के युद्ध में फारस के सफावी राजवंश के शाह इस्माइल को पराजित कर उसने नाटकीय रूप से साम्राज्य का विस्तार किया। उसने मिस्र में उस्मानी साम्राज्य का विस्तार किया और लाल सागर में नौसेना खड़ी की। उस्मानी साम्राज्य के इस विस्तार के बाद पुर्तगाली और उस्मानी साम्राज्य के बीच उस इलाके की प्रमुख शक्ति बनने की स्पर्धा आरंभ हो गई। कई सारे युद्ध हुए। पिछली शताब्दी का असरदार सैनिक और नौकरशाही का तंत्र कमजोर सुल्तानों के एक दीर्घ दौर के कारण दबाव में आ गया। धार्मिक और बौद्धिक रूढ़िवादिता की वजह से नवीन विचार दब गए, जिससे उस्मानी लोग यूरोपियों से काफी पिछड़ गए। पर इस सब के बावजूद साम्राज्य एक प्रमुख विस्तारवादी शक्ति बना रहा। विस्तार का ये दौर वियना की लड़ाई तक बना रहा, जिसके बाद यूरोप में उस्मानी साम्राज्य के विस्तार का दौर समाप्त हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि उस्मानिया सल्तनत के सुल्तानों का दबदबा अपनी जगह, लेकिन उनके बारे में मशहूर था कि वो ज्ञान और हुनर का सम्मान करते थे और खास तौर से अगर इन दोनों चीजों का संबंध सैन्य क्षेत्र से हो।
ऑगस्टन लिखते हैं कि सल्तनत असाधारण रूप में सक्षम शासकों से पुरस्कृत थी। उन्होंने बताया कि सुल्तान महमद द्वितीय की सैन्य मामलों में दिलचस्पी की इतनी चर्चा थी कि यूरोप के विशेषज्ञों ने सेना के विषयों पर लिखे अपने दस्तावेजों को उनके नाम से जोड़ दिया था। ऑगस्टोन लिखते हैं कि यूरोप के कई शासक तो उनके नजदीक होने के लिए अपने सेना विशेषज्ञों को खुद उनके पास भेजते थे। ये सब उस समय हो रहा था जब रोम में पाप ने उस गैर ईसाई राज्य को किसी भी तरह की सैन्य जानकारी देने से सख्ती से मना कर दिया था। उस्मानिया सल्तनत की तरफ से जीते हुए क्षेत्र के कारीगरों और हुनरमंदों को अपने पुराने व्यवसाय न सिर्फ जारी रखने की इजाज़त दी जाती थी, बल्कि उनके पास तरक्की करने के अवसर भी होते थे। यही स्थिति कैदी बनने वाले कारीगरों के साथ भी थी। इसके अलावा नए सिरे से नौकरी पर रखने की योजनाओं के जरिए भी बड़ी संख्या में कारीगर सल्तनत में बसे। यह स्पष्ट नहीं है कि नियमित पूर्णकालीन उस्मानिया आर्टिलरी कोर कब बनाई गई थी, लेकिन संभव है कि यूरोप में इस तरह की आर्टिलरी यूनिट की स्थापना में बहुत पहले ही सुल्तान मुराद द्वितीय का ही हाथ था। उन सदियों में ईसाइयों एवं यहूदी को वहाँ के शाही फौंड्री और शास्त्रागार में देखा जाता था। ऑगस्टोन ने अपनी किताब में जिक्र किया कि स्पेन से निकाले गए यहूदियों ने उस्मानियों को सैन्य कार्यों का ज्ञान दिया और उन्हें कांसे के सैन्य हथियार और फायरलॉक के बारे में बहुत कुछ बताया। ऑगस्टोन ने यह भी जिक्र किया कि यहूदियों की उस्मानिया सल्तनत के लिए सैन्य सेवाओं को जरूरत से अधिक अहमियत देने से बचना चाहिए, लेकिन साथ ही उस्मानी और यहूदी दस्तावेज के आधार पर उनकी मदद से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। 15वीं सदी के मध्य में उस्मानिया सल्तनत के यूरोपीय किलों में ईसाइयों के साथ तुर्क भी काम करते थे। उस्मानिया सल्तनत की समस्या कहां से शुरू हुई, इसका ना तो कोई सीधा सा जवाब हो सकता है और ना ही कोई एक इतिहासकार इसे स्पष्ट कर सकता है। इसके पतन का कारण आर्थिक हालात में बदलाव भी हो सकता है। उस्मानी फौज में अनुशासन और तकनीक की भी कमी थी। प्रशासन की शिथिलता और अक्षमता के कारण खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे और व्यवसाय व्यापार में ढीलापन आ गया था। तकनीकी स्तर बहुत नीचे गिर गए थे। नए काम करने की आदत ना रही और नई बात सोचने की ताकत भी समाप्त हो गई। संसार के व्यापार का बहुत बड़ा भाग यूरोपीय लोगों के हाथ में भी चला गया था। 1453 ईसाई से 17वीं शताब्दी के अंत तक ऑटोमन साम्राज्य का एशिया, यूरोप और अफ्रीका में तेजी से विस्तार हुआ था। इन अभूतपूर्व सफलताओं और इन अपरिमित विस्तार का ऑटोमन साम्राज्य के कर्णधारों पर बड़ा ही हानिकारक प्रभाव पड़ा। तुर्की का अहंकार इतना बढ़ गया कि वे किसी भी बात को सुनने या उसे कोई नई बात ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इससे उनमें प्रमाद, शिथिलता और लापरवाही पैदा होने लगी, जिसने समय के साथ साथ पतन का रूप धारण कर लिया। ईमान के उत्तराधिकारी निकम्मे और निर्बल थे एवं आमोद प्रमोद तथा विलासिता उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य हो गया था। ऑटोमन, जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य को कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन्होंने इस्लाम को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। ऑटोमन का मतलब है तुर्क। ऑटोमन को उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है, जो इसके संस्थापक उस्मान गाजी के नाम पर आधारित है। इस साम्राज्य ने करीब 700 साल राज किया। ये कोई एक देश में नहीं बल्कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका यानी कई महादेशों में भी फैला हुआ साम्राज्य था। विश्व युद्ध के समय ऑटोमन जर्मनी से जा मिले और 19वीं शताब्दी का दूसरा दशक शुरू होते ही ऑटोमन को हराकर खत्म कर दिया गया। और हम ऐसे देख सकते हैं कि किस तरह ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानी साम्राज्य का उदय और पतन हुआ। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा।
हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।